गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बाद हमें एनिमल ब्रीडिंग पढ़ने को मिलता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि एनिमल ब्रीडिंग अपन लास्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे जब हम परसेंट ऑफ यील्ड को ये करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सोर्स और मैनेजमेंट पे हैं। तो सोर्स और मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एक तो हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट डिस्कस किया, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट डिस्कस किए। अब हम लोग फिशरी यानी कि फिश फार्म मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे और देन बी कीपिंग टेक्नोलॉजी को पढ़ने के बाद हम लोग कहां पर स्विच करेंगे? एनिमल ब्रीडिंग की ओर, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स ना हो। यहाँ पर जो सोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हो वो एक साथ देख लेंगे, चाहे वो डेयरी हो, पोल्ट्री हो, फिशरी हो या तो वो बी कीपिंग हो। और बाकी जो परसेंट ऑफ यील्ड इंक्रीज करने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, उन टेक्नोलॉजी को हम एक साथ अलग से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे जब हम बी कीपिंग वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ फिशरीज यानी कि फिश से रिलेटेड का नाम से क्लियर है बेटा कि जो टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है। और यहाँ पर सिंपल सा मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस, मॉलस्क एंड क्रस्टेशियंस। यहाँ पर केवल फिश नहीं है, हमें पॉइंट याद रखना है कि फिशरीज में केवल हम फिश की स्टडी नहीं कर रहे हैं, केवल हम फिश की मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। इसमें फिश के अलावा बेटा मॉलस्क जो है, जैसे कि सेलफिश जिसको हम बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सेल फिश, है ना। मॉलस्क के एग्जांपल्स हैं सेलफिश। क्रस्टेशियंस बेटा, क्रस्टेशियन जैसे कि क्रैब हम ले सकते हैं, लोबस्टर ले सकते हैं बेटा, एडिबल ओयस्टर ले सकते हैं। ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा? क्रस्टेशियंस के। तो इन सब की मैनेजमेंट, इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिस्कस करना है बेटा, वो सारी की सारी चीजें कहां पर हम डिस्कस करते हैं? फिशरीज से। तो फिशरीज का सिंपल मीनिंग ये नहीं है कि केवल हम फिश के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर केवल हम फिश की स्टडी करेंगे तो मैंने एक नीचे टर्म दे रखा है पीसी कल्चर, है ना, जिसमें हम केवल फिश के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें टर्म्स पे जाना है कि फिशरीज में फिश भी आएंगे, क्रस्टेशियंस भी आएंगे और मॉलस्क भी इसमें क्या रहेंगे? इंक्लूड रहेंगे। ये तीनों वर्ड हमें क्या करना है? याद रखना है बेटा। फिश का एग्जांपल मैं नीचे दे रखा हूं, मॉलस्क का सेलफिश जो एनसीईआरटी ने कवर किया है वो एग्जांपल्स याद रखने हैं। क्रस्टेशियंस में क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। आपने एनिमल किंगडम 11th में आपने इसके एग्जांपल्स को क्या किया होगा? कंप्लीट किया होगा। तो एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे होंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं बेटा कि जो फिशरीज है, जो मैनेजमेंट हम फिशरीज की बात करें तो इसमें रियरिंग यानी कि पालन पोषण करते हैं बेटा, कैचिंग पकड़ना यानी फिश जो एक्वा नेचर के होते हैं, इनका हैबिटेट पानी में जो रहते हैं, तो उनसे उनको क्या करना? कैच करना, उनको पकड़ना। इसके अलावा सेल करना, मतलब जो फार्मर्स होते हैं बेटा, जो फिशरी से रिलेटेड होते हैं, स्पेशली जो तटीय क्षेत्र पे जो रहते हैं बेटा, वो रीजन में जो भी होते हैं फार्मर्स, वो क्या करते हैं? उनका जो लाइवलीहुड होता है यानी कि जो जीविका होता है वो फिश के ऊपर या मॉलस्क या तो क्रस्टेशियंस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? मॉर्निंग टाइम में या तो डे टाइम में जाकर के फिश को क्या करते हैं? कैच करते हैं और उसके बाद मार्केट में सेल करते हैं और उसी से उनकी क्या होती है? जीविका चलती है। तो इन सारी चीजों की मैनेजमेंट, इन सारी चीजों की स्टडी करना ही क्या कहलाता है बेटा? फिशरीज कहलाता है। अगर हम कैचिंग की बात करें तो कैचिंग में भी हम स्पेशली किसको डिस्कस करेंगे बेटा? फिश को। कैचिंग में भी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? फिश को। यहाँ पर मॉलस्क और क्रस्टेशियंस को हमने क्या किया? इग्नोर कर दिया। केवल हम फिशरीज में इन सबको टर्म्स को क्या किया? बस इंक्लूड किया है। बाकी आगे का जो भी कॉन्सेप्ट देखेंगे वो आप किसका देखेंगे बेटा? फिश का देखेंगे, क्योंकि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? फिशेस आते हैं। तो फिश की अगर बात की जाए तो कॉमनली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन। जो फिश है बेटा वो मेनली क्या करते हैं? जो ह्यूमंस बीइंग है, मोस्टली ह्यूमंस बीइंग फिश के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो फिश कॉमनली कंज्यूम किसके द्वारा होगा बेटा? ह्यूमंस के द्वारा। और अगर हम फिश की हैबिटेट की बात करें तो फिश की हैबिटेट क्या होगा बेटा? वाटर होगा। लेकिन वाटर में भी हमारे पास दो तरह के वाटर है, एक तो फ्रेश वाटर है और एक हमारे पास क्या है? मेराइन वाटर यानी कि जो सी वाटर होते हैं, यानी जो समुद्री वाटर होते हैं उसको हम मेराइन वाटर बोलते हैं बेटा। और एक हमारे क्या हो गई? जो नॉर्मल वाटर है, फ्रेश वाटर है। तो अगर हम फिश की हैबिटेट की बात करें तो कुछ फ्रेश वाटर फिश है और कुछ मेराइन वाटर फिश है। फ्रेश
वाटर फिश का एग्जांपल है बेटा रोहू, कैटला और कॉमन कार्प। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी ने कवर किया है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से नीट के एग्जामिनेशन में। तो फ्रेश वाटर फिश के एग्जांपल रोहू, कैटला और कॉमन कार्प याद रखना बेटा। यहाँ पर मेराइन वाटर में मैक्रेल, हिल्सा, सैर्डिन और पॉम्फ्रेट्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं बेटा, एग्जांपल्स आ सकते हैं। मैक्रेल, हिल्सा, सैर्डिन एंड पॉम्फ्रेट्स ये क्या है बेटा, मेराइन नेचर के हैं और रोहू, कैटला, कॉमन कार्प क्या है बेटा, फ्रेश वाटर नेचर का है। तो ये एग्जांपल्स हमारे इंपॉर्टेंट है कि फिश जो है उनकी हैबिटेट या तो फ्रेश वाटर भी हो सकती है या तो वो मेराइन वाटर में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर दो छोटे छोटे टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया गया है एनसीईआरटी में, एक है एक्वा कल्चर और एक है पीसी कल्चर। एक्वा कल्चर का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, यानी एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो, यानी जो एल्गी, बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जो मैंने आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा प्लांट किंगडम में, जो स्पाइरोगायरा वगैरह होते हैं उनकी सैलेड बनाई जाती है, सलाद बनाई जाती है समुद्री क्षेत्र में। तो ये जो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स में क्या क्या हो जाएगा बेटा, तो मोलस्क आ जाएंगे, क्रस्टेशियंस आ जाएंगे, फिश आ जाएंगे। तो इन एनिमल्स और प्लांट की जो एक्वा नेचर के प्लांट होते हैं जो वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं इनकी मैनेजमेंट करना, इनकी स्टडी करना, इनकी डिस्कशन करना क्या कहलाता है बेटा, एक्वा कल्चर कहलाता है। एक्वा का मतलब ही होता है वाटर और कल्चर का मतलब क्या हो गया, उनमें जो ग्रोथ हो रही है उनकी जो हैबिटेट वाले हैं। तो यहाँ पर एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर के बीच में माइनर सा डिफरेंस समटाइम्स आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो पीसी कल्चर का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ फिश, अगर हम केवल फिश की बात कर रहे हैं दैट इज पीसी कल्चर, और अगर हमने फिश के साथ साथ मोलस्का, क्रस्टेशियंस इन सबको इंक्लूड कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्वा कल्चर बोलेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मोलस्क और क्रस्टेशियंस एंड फिश and aquatic plant is known as aquaculture और मैनेजमेंट ऑफ फिश इज नोन एज पिसिकल्चर। तो आई थिंक ये आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से गौर कर लिए होंगे। तो ये एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, फिशरी से रिलेटेड, ज्यादा बहुत बड़ा है नहीं। इसमें जो भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो होती है ब्रीडिंग से, जो मैं बहुत ही डीप में बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। फिलहाल हम लोग जो पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट थे डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, उसी से रिलेटेड फिशरीज को भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने और किया है बेटा, ब्लू रिवॉल्यूशन। एक छोटा सा इसी से रिलेटेड उन्होंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो सुना, ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 to 3 डिकेड पॉपुलेशंस में ड्रास्टिक चेंजेस हुआ, बहुत बड़ी वेरिएशंस आई, चेंजेस आई, बहुत सारा पॉपुलेशंस हो गया, अप्रॉक्स 80 to 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशंस हो गई बेटा। लेकिन जो लैंडिंग एरिया था, जो जहां पर हम क्रॉपिंग कर सकते थे, वो एरिया क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। तो उस केस में दो रिवॉल्यूशन हुई, एक तो हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर कल्टीवेशंस ऑफ क्रॉपिंग की कल्टीवेशंस करने के लिए, फसलों को रेट बढ़ाने के लिए, फसलों को यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, वहां पे एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आई बेटा, जो मैं प्लांट ब्रीडिंग में आपको पढ़ाऊंगा उस केस में। और एक हुई बेटा ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू वर्ड लिया गया है वाटर से, जो वाटर है वो ब्लू कलर से लिया गया है, ब्लू जो है वो वाटर, यहाँ पर आप याद रखेंगे तो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो वाटर से रिलेटेड लिया गया बेटा, यानी जो वाटर में जो प्रेजेंट थे ऑर्गेनिज्म, यानी जो ह्यूमंस बीइंग थी, इनकी पॉपुलेशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी हमें माल न्यूट्रिशन ना हो, यानी कि हमें कुपोषण का हम शिकार ना हो, इसके लिए क्या किया गया बेटा कि जो फार्मर्स थे, जो गांव में या तो छोटे छोटे रीजनल एरियाज में जो फार्मर्स थे, उनको क्या किया गया, उनको फिश को पालने के लिए यानी रेयर करने के लिए उनको क्या किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको एक्साइट किया गया, मोटिवेट किया गया, ताकि वो फिशरी यानी जो फिश है उस फिश को क्या करें बेटा, रेयर करें, उनको पालन पोषण करें और वो फिश क्या करें भाई, आसपास के क्षेत्रों में सेल करें, जिससे उनका प्रॉफिट भी हो जाए और जो भी ह्यूमन बीइंग उनके आसपास है उनको न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी भी ना हो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल भी हो जाए। तो यहाँ पर दो चीजें हुई थी रिवॉल्यूशन फूड से रिलेटेड, उसी डिकेड में फूड से रिलेटेड दो रिवॉल्यूशन हुई थी बेटा, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन और एक हुआ था अपना ब्लू रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन था बेटा परसेंट ऑफ यील्ड को इंक्रीज करने के लिए प्लांट में, और ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा परसेंट ऑफ यील्ड को इंक्रीज करने के लिए कहां पर,
फिश के क्षेत्र में, यानी कि फिश के एरिया में। और दोनों का एक ही रीजन था, दोनों का एक ही मोटिव था कि किसी भी तरीके से न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी ह्यूमन बीइंग में ना हो। जितने भी ह्यूमंस की पॉपुलेशन है उन सभी के पास न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल की जाए, इसके लिए वहां पर क्या किया गया था, रिवॉल्यूशन किया गया था। तो ब्लू रिवॉल्यूशन में आपको क्या याद रखना है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन में आपको याद रखना है बेटा डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इंडस्ट्री। बेसिकली यहां पर क्या किया गया था बेटा ब्लू रिवॉल्यूशन में, तो डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इंडस्ट्री। फिशरी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक रिवॉल्यूशन हुआ बेटा, एक क्रांति आई, जिसको हमने क्या बोला, ब्लू रिवॉल्यूशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिश को क्या किया जाए, रेयर किया जाए, उनका पालन पोषण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फिश की परसेंट ऑफ यील्ड बढ़ाई जाए, ताकि जो लोग हैं, जो ह्यूमंस है, उस फिश को खाएं और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को क्या करें, फुलफिल करें। तो डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इंडस्ट्री, दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन। अब देखो, अगर हम फिशरी इंडस्ट्री को अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होगी बेटा। एक तो क्या हो जाएगा बेटा, परसेंट ऑफ यील्ड इंक्रीज होगा, इससे हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है। अगर हमने ब्लू रिवॉल्यूशन किया, और ब्लू रिवॉल्यूशन में मैंने क्या बताया कि फिशरी इंडस्ट्री को हमने क्या किया, ग्रोथ करवाया, यानी डेवलपमेंट करवाया, तो उससे हमें क्या फायदा हुआ, तो फायदा यह हुआ कि इंक्रीज परसेंट ऑफ यील्ड, इंक्रीज परसेंट ऑफ यील्ड ऑफ फिश। फिश की परसेंट ऑफ यील्ड क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, यानी फिश बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, उनका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो इंक्रीज, यहां पर इंक्रीज है बेटा, इसको अच्छे से लिखेंगे, इंक्रीज परसेंट ऑफ यील्ड ऑफ फिश, फिश की परसेंटेज इंक्रीज हो गई। और सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर रिलेटेड टू फिशरी इंडस्ट्री, यानी जो फार्मर्स फिश को रेयर कर रहे थे, कैचिंग कर रहे थे, यानी जो फार्मर्स अपने खेतों में तालाब खोद करके फिश को पाल पोस रहे थे, उनकी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सेकंड प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज इनकम of farmers related to fishery industry। फिशरी इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिशरी जो उनका बिजनेस था बेटा, उससे रिलेटेड जो भी फार्मर्स थे उनका इनकम भी इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ में परसेंट ऑफ यील्ड भी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। तो दो प्रॉफिट हुआ, हमने ब्लू रिवॉल्यूशंस किया तो हमने इनकम भी बढ़ा लिया, और सेकंड हमारे जो परसेंट ऑफ यील्ड था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा फिशरी से, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी आपको याद होंगे 11th 12th में, और नीट के उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस नीट में फिशरीज का मीनिंग आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट ऑफ फिश, मॉलस्क एंड क्रस्टेशियंस, तीनों आएंगे। अगर केवल पीसी कल्चर पूछता है तो फिश और एक्वा कल्चर में इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल्स नीट में पूछे जा सकते हैं बेटा, फ्रेश वाटर फिश और मेराइन वाटर फिश के क्या है, एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। और ब्लू रिवॉल्यूशंस के प्रॉफिट या तो ब्लू रिवॉल्यूशंस की मीनिंग पूछी जा सकती है कि किससे रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। चलिए, तो अब हम लोग कहां पर आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है बी कीपिंग मैनेजमेंट। बी कीपिंग मैनेजमेंट जब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ऐसे ही छोटा सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो भी। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट अपकमिंग सेशन में हमारे जो आने वाले हैं, यानी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जो आने वाले हैं, जिसमें हम इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा चांसेस है कि वहीं से क्वेश्चंस आपके या तो 12th बोर्ड में पूछे जाएंगे या तो नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग बी कीपिंग टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी पे आएंगे। फिशरीज कंप्लीट कर लिए बेटा, अब हम लोग कहां पर आते हैं, बी कीपिंग पे। बी कीपिंग का भी सिंपल सा डेफिनेशन है, एज लाइक पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म एंड फिशरीज। क्या बेटा, इट इज रियरिंग ऑफ हनी बी। यहाँ पर हम हनी बी को क्या करेंगे, पालन पोषण करेंगे, उनको रियर करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली यहाँ पर बी कीपिंग आपको नाम से ही क्लियर है कि जो बी होते हैं, यानी जो मधुमक्खी होती है बेटा, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पालन पोषण करेंगे। और ऑब्वियसली अगर हम मधुमक्खियों को पालन पोषण कर रहे हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट यानी जो हनी यानी जो शहद उनसे होता है, और उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है 20 बैग्स, उसी से रिलेटेड उनको हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, पालन पोषण करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, इट इज रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर प्रोडक्ट।
अगर हम हनी की बात करें बेटा और 20 यहाँ पे अदर प्रोडक्ट में क्या है, हनी भी आ जाएगा और 20 बैग्स भी आ जाएगा। अगर हम हनी की बात करें बेटा तो हनी क्या है भाई, एक तो इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या है भाई न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो इसमें आपको क्या हो जाएगा बेटा न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रेजेंट होंगे, और सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट कहां पर है बेटा, मेडिसिनल पर्पस के लिए हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं, यानी मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं हनी को यूज करते हैं। अगर हम 20 बैग्स की बात करें बेटा तो इसको बेसिकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है, और पॉलिश वगैरह करने के लिए भी क्या होता है बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बताया कि बी कीपिंग इज द रेयरिंग ऑफ हनी बी। अभी मैं एक एक वर्ड पे आपको लेकर के आऊंगा। हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड देयर अदर प्रोडक्ट। अगर हम हनी की बात करें तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, यानी कि न्यूट्रिशन से इनमें प्रोजेक्ट होंगे। इसके अलावा इनका क्या बेटा मेडिसिनल पर्पस में भी इनको क्या करते हैं एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। सेकंड इसका जो प्रोडक्ट है बेटा 20 बैग्स, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए और इसके साथ ही पॉलिश वगैरह करने के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा कि हम रेयरिंग किसको कर रहे हैं हनी बी, तो एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है बेटा एपिस इंडिका, एक स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया है हनी बी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। यही हमारे केस में इसी का हम क्या करते हैं बेटा कीपिंग करते हैं हमारे जो फार्मर्स होते हैं। तो स्पीसीज हमें याद रखना बेटा कि हनी बी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज्यादा फार्मर जिसकी कीपिंग करते हैं वो क्या है एपिस इंडिका है ना। ये एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए कि कौन से हनी को हम सबसे ज्यादा कीपिंग करते हैं जो हमारे इंडिया में है। तो इंडिया में बेसिकली क्या करते हैं बेटा एपिस इंडिका को क्या करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा उनको रेयर करते हैं। अगर हम बात करें बेटा हनी बी की, यानी कि हनी बी की बात करें यानी एपिस इंडिका की बात करें, तो एपिस इंडिका में एक तो क्या होगी बेटा क्वीन, एक क्या होगी क्वीन होगी, सेकंड क्या होगा बेटा ड्रोन्स होंगे, और थर्ड क्या होता है बेटा वर्कर बी होते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जहां पर भी हाइव्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर भी स्वार्म होते हैं, यानी जहां पर मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो वहां पर डिफरेंट साइज के आपको क्या देखने को मिलेंगे बी देखने को मिलेंगे। तो उसी बीज को साइज में जो सबसे लार्ज साइज का होता है बेटा वो क्या होती है क्वीन होती है, और उससे जो स्मॉल होंगे वो क्या होंगे बेटा ड्रोन्स होंगे, और सबसे स्मॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं वर्कर बी होते हैं। अब सुना इन सब की फंक्शंस क्या है, ऐसे हालांकि एनसीईआरटी ने उतना डिस्कस नहीं किया है, लेकिन तभी हम छोटे से पॉइंट पे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्वीन एक्चुअली में क्या होती है, ये फीमेल वी है बेटा। ये क्या करेगी रिप्रोडक्शन करेगी और स्वार्म बनाएगी, यानी कि नए वर्कर बी या तो नई बीज क्या करेगी ये फॉर्मेशंस करेगी। ये जो ड्रोन्स होते हैं बेटा ये मेल्स होते हैं, तो क्वीन क्या है बेटा फीमेल्स, ड्रोन्स क्या है बेटा मेल, यानी ये ड्रोन्स इसको क्या करेगा फर्टिलाइज करेगा। ये जो ड्रोन्स है ये क्वीन को क्या करेगा फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद क्या होंगे बहुत सारे बीज का क्या होंगे फॉर्मेशंस होंगे। पॉइंट याद ये रखना है कि जो क्वीन है और ये जो ड्रोन्स हैं ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट होते हैं वर्कर बीज के ऊपर। ये न्यूट्रिशंस को अपने आप इनके पास मतलब ये अपने न्यूट्रिशंस के लिए टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वर्कर बीज। ये वर्कर बीज दूसरे जगह से फ्लावर्स वगैरह से न्यूट्रिशंस को क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे सप्लाई करेंगे। वर्कर बीज का काम ही है न्यूट्रिशंस को क्या करना सप्लाई करना ड्रोन्स और क्वीन को। पॉइंट समझ में आ गया। तो ड्रोन्स और क्वींस, क्वींस क्या है बेटा फीमेल्स, ड्रोन्स क्या हो गए मेल, ये दोनों क्या होते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वर्कर बी के ऊपर, और ये दोनों फर्टिलाइज करके नए स्वार्म यानी नई बीज का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, नई मधुमक्खियों का क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं। और उसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें कि कैसे पॉपी का फॉर्मेशन होता है कैसे ये सारी चीजें, तो आपने एनिमल किंगडम में लाइफ साइकिल आई थिंक आपने पढ़ा होगा जब आपने ये बीज की आपने लाइफ साइकिल पढ़ रहे होंगे, तो ये इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोडा की भी लाइफ साइकिल में आपने उसको डिस्कस किया होगा। तो फिलहाल मैं लाइफ साइकिल को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और इस चैप्टर में लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया भी नहीं गया। तो हनी बीज में कौन सा बेटा एपिस इंडिका, और अगर हम बात करें हनी में तो क्वींस, ड्रोन्स एंड वर्कर बीज, टोटल कितने होते हैं 3 होते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें कि व्हाई वी शुड रेयर द वी कीपिंग, हम रेयरिंग क्यों कर रहे हैं, या तो हम रेयरिंग कर रहे हैं अगर वी को हम अगर उसको रेयर कर रहे हैं बेटा, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने मधुमक्खियों को पालन पोषण करना स्टार्ट कर दिए और हमें नॉलेज ही नहीं है कि मधुमक्खियों को पकड़ा कैसे जाता है, मधुमक्खियों को रखा कैसे जाता है, मधुमक्खियों को कैच कैसे किया जाता है, मधुमक्खियों को किस जगह पे पाला पोसा जाता है,
अगर हमें ये नॉलेज नहीं है तो हमें जो प्रॉफिट होना था, यानी जो हम इनकम चाह रहे थे या तो प्रोडक्शन करना चाह रहे थे हनी का, वो उतना नहीं होगा अगर हमें नॉलेज नहीं होगी। तो वही है कि अगर आपको रेयरिंग करना है बी कीपिंग के लिए, आपको अगर आप मधुमक्खियों को पालन करना चाहते हैं, पालन पोषण, तो यू शुड नो नॉलेज अबाउट बी। आपको बीज का नॉलेज होना चाहिए, यानी मधुमक्खियों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और नॉलेज में भी आपको क्या होना चाहिए बेटा, तो हैबिट एंड देयर नेचर, यानी इनकी हैबिट्स क्या है और इनके नेचर क्या है। जब तक हमें ये नहीं मालूम है कि इनका हैबिटेट क्या है, ये एक्वा में है, पानी में रहते हैं या एयर में सर्वाइव करते हैं, किस प्लेस पे सर्वाइव करते हैं, गर्मियों में होते हैं या ठंडियों में होते हैं, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रॉपर रेयरिंग बी कीपिंग का नहीं कर सकते। सिंपल सा पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाते चला जाऊंगा। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी का एक बार बुक पढ़ोगे तो आपको ये सारे पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे। तो नॉलेज अबाउट द बी, बीज की हैबिट्स क्या है, नेचर्स क्या है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है सुटेबल लोकेशन फॉर बी कीपिंग। हमें लोकेशन भी चूज करने हैं, ऐसा नहीं कि हमने किसी भी एरिया में जाकर के बी कीपिंग करना स्टार्ट कर दे, उसको रेयरिंग करना स्टार्ट कर दे और वहां पर पॉलिनेशन करने के लिए वहां पर कोई फ्लावर्स नहीं है, तो वो भाई जो हमारी मधुमक्खियां हैं वो खाएगी क्या, वो तो डिपेंडेंट किनके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर, यानी जो आपके फसल्स हैं, आपके जो क्रॉप्स हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पर है उसी के ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली जो सनफ्लावर्स वगैरह होते हैं, एप्पल्स प्लांट होते हैं, उनमें ये क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। उनके फ्लावर्स में जो नेक्टर प्रेजेंट होते हैं वो नेक्टर को क्या करते हैं बेटा, ये इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसी के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं और ड्रोन्स और क्वीन को न्यूट्रिशंस की सप्लाई करते हैं। तो हमारे लिए ये लोकेशंस का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लोकेशंस क्लियर नहीं होंगे, हमें यह मालूम नहीं होगा कि किस जगह पे हमें बी कीपिंग करनी चाहिए, तब हमें इनकी जो इनसे रिलेटेड जो हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं बेटा, जो हम परसेंट ऑफ यील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो सेकंड आपको क्या चाहिए बेटा, सुटेबल लोकेशन की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। थर्ड बेटा कैचिंग ऑफ स्वार्म, स्वार्म यानी ग्रुप ऑफ बीज। जो आप देखते होंगे जब मधुमक्खियां जाती है तो ग्रुप में जाती है, ऐसा नहीं कि अकेले जाती है, ग्रुप में जाती है और ग्रुप में ही आती है। तो उन ग्रुप को कैच करना, कैसे उनको पकड़ना है, क्योंकि वो बाइट भी करती है, वो आपको काट भी लेगी। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि उनकी कैचिंग कैसे होती है। अगर हमें यही नॉलेज नहीं है कि उनकी कैचिंग कैसे होती है तो हम स्वार्म को कैच नहीं कर पाएंगे, और या तो अगर हम कैच करने भी जाएंगे तो वो हमें क्या खाएगी, काट खाएगी, यानी कि हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पर हमें ये भी पॉइंट याद रखना है कि कैचिंग ऑफ स्वार्म, स्वार्म को कैच करना है। नेक्स्ट बेटा मैनेजमेंट ऑफ बीहिव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। बीहिव्स का मतलब होता है बेटा जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, यानी जिसमें मधुमक्खियां होती है, यानी कि जो हनी कॉम्ब जिसको भी हम बोलते हैं ना, तो हनी कॉम्ब को हम यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी हिप्स भी बोला जाता है। तो देखो मैनेजमेंट ऑफ बी हिप्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, बहुत अलग अलग जैसे सीजन है कि समर टाइम में क्या करना है, कोल्ड टाइम में क्या करना है, या रेनी सीजन जब आएगा तो उस केस में हमें क्या करना है। तो सीजन बाय हमें मैनेजमेंट भी आनी चाहिए कि ये जो बी हिप्स हमारे पास प्रेजेंट है, जो हनी कॉम्ब है, उसको हम मैनेजमेंट कैसे करें, उनको कहाँ पे रखें, किस टाइम में हमें सबसे ज्यादा केयरिंग करना है, कैसे उनको केयरिंग करना है, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, इन सब के बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली और आपको अभी हैंडल करने नहीं आया कि प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालना है, हमें कैसे वहां से शहद को निकालना है, यानी कि हनी को हमें कैसे वहां से आइसोलेट करने हैं, तो वो अगर नॉलेज नहीं है तो भी आप परसेंट ऑफ यील्ड या तो जो आप करना चाह रहे थे वो आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें हैंडलिंग यानी कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट की नॉलेज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये तो कुछ हो गया बेटा कि अगर आप रेयरिंग करना चाहते हो, बी कीपिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास इतनी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एपिस इंडिका, ये जो मैंने टर्म्स आपको लिखा है, हनी बीज का जो सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, एपिस इंडिका, ये नाम आपको बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए आपको नीट एम्स एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट बेटा और 12th की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी एपिस इंडिका आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा एडवांटेज ऑफ बी कीपिंग, यानी बी कीपिंग के एडवांटेजेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिशरीज के एडवांटेजेस क्या है, तो एक तो परसेंट ऑफ यील्ड हम बढ़ाएंगे, फिश का तो ह्यूमन कंजप्शन जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बेटा वो फुलफिल होगा, और सेकंड फार्मर्स के इनकम्स में भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो वैसे यहाँ पर बी कीपिंग करने के भी कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, तो नोट लेबर इंटेंसिव, इसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है कि आप 100 वर्कर्स आपको रखने होंगे तब आप बी कीपिंग करोगे, नहीं, आप एक या दो लोग होकर के भी रह करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप बी कीपिंग कर सकते हो। तो लेबर इंटेंसिव बहुत ही कम है बेटा, लगभग ना के बराबर है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड क्या है बेटा, हेल्प टू पॉलिनेशन ऑफ प्लांट। अब सुनना, ये जो इंसेक्ट होते हैं, मैंने इससे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने एक छोटा सा सेगमेंट पढ़ाया था पॉलिनेशन।
जो अगर आपने नहीं देखा तो वो चैप्टर्स पहले देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे फार्मा एस्पायरेंट पे। तो उसमें मैंने क्या बताया बेटा कि पॉलिनेशन जो है उसमें बी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इंसेक्ट के थ्रू जो बायोटिक पॉलिनेशन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, इंसेक्ट के थ्रू होते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होते हैं, जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स के थ्रू होते हैं। तो बायोटिक में मैंने वहां पर बी का भी एग्जांपल लिखा था इंसेक्ट में। तो ये जो बी होते हैं बेटा, यानी ये जो मधुमक्खियां होती है वो एक फ्लावर से एक प्लांट पे बैठेगी, उसके बाद दूसरे प्लांट के नेक्टर के पास जाएगी। तो जिसके कारण जो एक प्लांट के ऊपर जो क्या है प्रेजेंट बेटा पोलन ग्रेन्स है वो इनके पैरों पे क्या हो जाती है, एडहेसिव नेचर होने के कारण स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, और जैसे ही दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है, वो लैंड कर जाती है। तो पॉलिनेशंस के लिए बहुत बड़ा इनका क्या है भाई, बहुत बड़ा रोल है। ये जो मधुमक्खियां होती है ये आपको एक तो आपको क्या बना करके दे रही है, हनी बना करके दे रही है, बीस बैग्स बना करके दे रही है, और बदले में आपको क्या कर रही है भाई कि उसके साइमल्टेनियसली आपको पॉलिनेशंस करा के दे रही है। और पॉलिनेशन होने का मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन। यानी कि जो क्रॉपिंग है, यानी जो हमारी फसल्स है वो क्रॉप्स के यील्ड भी इंक्रीज करेगा, है ना। हमारी एक तरह से एक साइड में क्या हो रही है भाई कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के कारण वहां पे सीड बन गया, यानी कि हमारी फसल तैयार हो गई, यानी इनका परसेंट ऑफ यील्ड इंक्रीज हो गया क्रॉप्स का, हमारे फसलों का। और साथ ही में यहाँ पर इसने क्या कर दिया, हनी का भी फॉर्मेशन कर दिया। यानी यहाँ पर डबल फायदा है, डबल प्रॉफिट है। एक तो हमारी क्रॉपिंग यानी कि हमारी जो फसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है बेटा, जो पॉलिनेशन की, वो भी इसने सॉल्व कर दिया, और सेकंड बदले में इसने क्या कर दिया, हनी का भी और बीस बैग्स का प्रोडक्शन करके दे दिया। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हेल्प टू पॉलिनेशन ऑफ प्लांट, सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पेयर एटसेट्रा, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके पॉलिनेशंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं, हेल्पफुल इन क्रॉप यील्ड। ऑब्वियसली मैंने बताया कि अगर पॉलिनेशन होगा तो क्रॉप के यील्ड में भी क्या होगा बेटा, ये हेल्प करेगा, परसेंट जो है उसका वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा बी कीपिंग का। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, इंट्रोडक्टरी पोर्शन में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए थे कि इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इस चैप्टर में। उसके बाद मैंने आपको क्या स्टार्ट किया था बेटा, एनिमल हस्बेंड्री, उसमें मैंने सारे टर्म्स क्लियर कर दिए कि एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग क्लियर क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में हमने क्या देखा बेटा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, दोनों का सिंपल मीनिंग था, एक जैसा ही वर्ड में मैंने दोनों को डिफाइन किया था, एक जैसा ही दोनों का मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, बस थोड़ा सा चेंजेस था, वहां पर मिल्क था, यहाँ पर मीट एंड एग आ जाता था। तो आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। आज मैंने आपको क्या बताया बेटा, बी कीपिंग के बारे में बताया और फिशरीज के बारे में बताया। तो अगर मैं देखूं तो इन सारे का सीक्वेंस मैंने एक ही रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर इससे रिलेटेड आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो अगर वो पोल्ट्री फार्म पूछे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट पूछे, बी कीपिंग पूछे या तो फिशरीज पूछे, तो इजीली एक ही क्वेश्चन से आपको वो सारे आंसर हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से हमारे वीडियो को देखा है तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट जो इस चैप्टर का था वो कंप्लीट हो गया। अब जो अपकमिंग सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही डीप में, और उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और वो कॉन्सेप्चुअल है, उसमें हमें छोटा सा क्या करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन, हमारा जब भी हम वीडियो अपडेट करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू वंस अगेन।